चलिए इस एक्सप्लेनर में एक बिल्कुल नए पहलू पर चर्चा करते हैं। जब भी हम इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ उनकी ताकत, सेना और उनके विस्तार पर ही जाता है ना? लेकिन स्रोत सामग्री के इस विस्तृत अध्ययन में हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो अंदर से उठने वाले विरोध की है। मुगल साम्राज्य के विशाल शासन के दौरान कई ऐसे क्षेत्रीय विद्रोह हुए जिन्होंने धीरे धीरे इस विशाल साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। ये कहानी बड़े बड़े राजाओं की नहीं है, बल्कि आम लोगों और उनके असाधारण संघर्ष की है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर क्षेत्रीय समूहों ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को चुनौती दी कैसे? अक्सर इतिहास के मुख्य पन्नों में हमें सिर्फ बड़े युद्ध और संधियां ही दिखाई देती है, परंतु सच तो ये है कि अनगिनत स्थानीय किसानों और जनजातीय समूहों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व के लिए जो कड़ी लड़ाई लड़ी, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिना किसी विशाल सेना या शाही समर्थन के इन आम लोगों ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत का सीधा सामना किया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, रेजिस्टिंग द मुगल एम्पायर, पेजेंट अपराइजिंग्स, यानी मुगलों का प्रतिरोध और किसान विद्रोह। 17वीं शताब्दी आते आते हालात ऐसे बन गए कि कठोर शोषण के खिलाफ किसान समूह आगे आने लगे। इनमें सबसे मुख्य थे जाट किसान, और उनकी ताकत का अंदाजा आपको इस एक नंबर से लग जाएगा, 20,000। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। एक अत्याचारी अधिकारी को मार गिराने के बाद 20,000 आम किसानों ने एकजुट होकर सीधे मुगल सेना का सामना किया। एक आम किसान समूह का इतनी बड़ी संख्या में शाही सेना के सामने सीना तान कर खड़ा होना अपने आप में किसी अद्भुत किस्से से कम नहीं है। लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, ये कहानी किसी सीधी जीत पर खत्म नहीं हुई। इन 20,000 लोगों ने पूरी बहादुरी और वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उनके जाट नेता की मृत्यु हो गई और इस विशाल विद्रोह को साम्राज्य द्वारा बुरी तरह दबा दिया गया। हालांकि ये विद्रोह कुचल दिया गया था, फिर भी इसने उस वक्त के प्रशासन को ये जरूर दिखा दिया कि किसानों का गुस्सा कितना भयंकर और विशाल रूप ले सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ, पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, द ट्राइबल डिफायंस, यानी किसान और जनजातीय विरोध। देखिए, विरोध की आग सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं थी। जब साम्राज्य ने नए टैक्स लगाने और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, तो भील, गोंड, संथाल और कोच जैसे अलग अलग जनजातीय समूहों ने इसका डटी कर सामना किया। उन्होंने अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भारी विरोध किया। जब उनके इलाकों पर कब्जा करने या उन पर जबरदस्ती लगान थोपने की कोशिश की गई, तो उन्होंने चुपचाप बैठकर इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि हथियारों के साथ लड़ाई लड़ी। अब इन सभी जनजातियों के संघर्ष का नतीजा एक जैसा बिल्कुल नहीं था। एक तरफ कुछ समूहों को शाही ताकत ने दबा दिया या वक्त के साथ धीरे धीरे साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे शक्तिशाली समूह भी थे जिन्होंने हर मुश्किल स्थिति में भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। उन्होंने साम्राज्य के आगे किसी भी हाल में घुटने नहीं टेके। तो आखिर कुछ समूह आज़ाद रहने में कामयाब कैसे हुए? ये हमारा तीसरा पॉइंट है, द इंडिपेंडेंट रिमोट रीजन्स यूजिंग ज्योग्राफी, यानी स्वतंत्र क्षेत्र और भूगोल का उपयोग। कमाल की बात यह है कि प्रकृति खुद उनका एक बहुत बड़ा हथियार बन गई। घने जंगल, उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके और इनकी रिमोट लोकेशंस ने एक ऐसी ढाल का काम किया जिसे तोड़ना शाही सेनाओं के लिए बेहद मुश्किल था। इन मुश्किल इलाकों में सेना का अंदर तक जाना और वहां पूरी तरह कब्जा जमाना लगभग नामुमकिन सा था। और ठीक इसी तरह भूगोल का सही इस्तेमाल करके ये स्थानीय लोग साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त रह सके। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के बहुत ही दिलचस्प और प्रेरक हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 4, क्वीन ऑफ द गारहा, अ गौंड किंगडम, एक शक्तिशाली गौंड राज्य की कहानी। मध्य भारत के गरहा राज्य और रानी दुर्गावती की कहानी सिर्फ विरोध की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुशासित और कामयाब राज्य का उदाहरण है। वो एक बेहद बुद्धिमान शासिका थीं। उनके नेतृत्व में राज्य न सिर्फ असाधारण रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से अपने राज्य की पूरी वीरता के साथ रक्षा भी की। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समृद्ध राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास एक विशाल सैन्य शक्ति थी।
20,000 सैनिक और 1,000 हाथी, ये सच में कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। और इसी विशाल सेना के बल पर उन्होंने कई हमलों को पूरी तरह नाकाम किया और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये शक्ति सिर्फ सेना की नहीं थी, बल्कि उनके कुशासन और राज्य की आर्थिक मजबूती का एक पक्का प्रमाण थी। पर जब आपका राज्य इतना समृद्ध हो, तो वक्त के साथ दुश्मनों की नजरें उस पर पड़ ही जाती है। ये हमारा 5वां पॉइंट है, द 1564 अकबर इन्वेजन, द फाइनल स्टैंड। वर्ष 1564 में अकबर द्वारा भेजे गए एक जनरल ने गरहा राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में अगर देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल असमान थी। एक तरफ रानी दुर्गावती की छोटी सेना और कम हथियार थे, तो दूसरी तरफ मुगलों की विशाल सेना और आधुनिक हथियार। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें नंबर्स और ताकत के हिसाब से दुश्मन पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। लेकिन रानी दुर्गावती कोई आम शासिका नहीं थी। ऐसी असमान स्थितियों के बावजूद उनके अंदर डर या समर्पण का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहकर बिल्कुल फ्रंटलाइन से अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मन का निडरता से सामना किया। असंभव लगने वाली स्थिति के सामने उनका ये साहस वाकई अद्भुत था। पर युद्ध के मैदान में स्थिति हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होती, और यहाँ एक बेहद दुखद मोड़ आया। लड़ाई के इस भयंकर दौरान रानी दुर्गावती बुरी तरह घायल हो गईं। उस घायल स्थिति में जब दुश्मन पूरी तरह हावी हो रहा था और उनके जिंदा पकड़े जाने का खतरा ठीक उनके सामने था, तब उनके पास आसानी से समर्पण करने का विकल्प था। लेकिन उन्होंने हार मानने और सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। पकड़े जाने और दुश्मन के सामने झुकने के बजाय उन्होंने अपनी मर्जी से युद्ध के मैदान में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनका मानना था कि अपने सम्मान और अपने राज्य की शान को दुश्मन के हाथों में जाने देने से बेहतर है अपना सर्वोच्च बलिदान देना। और उनका ये आखिरी फैसला साहस और आत्मसम्मान का एक अभूतपूर्व उदाहरण बन गया। और इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त उनकी आयु केवल 40 वर्ष थी। सिर्फ 40 साल! इस छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने राज्य को इतना समृद्ध बनाया, विशाल सेना का गठन किया और एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य का सामना करते हुए हंसती खेलती अपनी जान कुर्बान कर दी। ये आयु उनकी परिपक्वता और उनके शौर्य को कहीं ज्यादा विशाल बना देती है। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अ लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की विरासत। देखिए, रानी दुर्गावती का बलिदान सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। वो हमेशा के लिए क्षेत्रीय गर्व और विरोध के प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर हो गई। वो एक ऐसी नायक बन गई जिन्हें आज तक उतनी ही श्रद्धा से पूजा और सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक शासिका के हार जाने की कहानी नहीं, बल्कि शौर्य की एक ऐसी अमर गाथा बन गई है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, स्थानीय किसानों और रानी दुर्गावती जैसे जनजातीय नायकों की ये अनसुनी कहानियाँ विशाल साम्राज्यों की हमारी समझ को आखिर कैसे बदलती हैं। इससे हमें समझ आता है कि शक्ति सिर्फ केंद्र में बैठे सम्राटों के पास नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों के अपने अस्तित्व को बचाने की जिद और उनके विरोध में भी उतनी ही ताकत थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देती है।